नमस्कार। मैं डॉक्टर मृत्युंजय कोरी आज आपके पास में लेके आया हूँ सुदामा पांडे धूमिल की सबसे चर्चित कविता रोटी और संसद। रोटी और संसद यह कविता का प्रकाशन जो है सर्वप्रथम कल सुनना मुझे कविता संग्रह में 1976 में यह कविता प्रकाशित हुई थी। और इस कविता में हम लोग कविता में चर्चा करने से पहले देख लेते हैं कि किस तरह से इस कविता में क्या चीज़ें हैं, किस पर बातें कवि ने की है, किस मुद्दों को लेकर कवि एक छोटी सी कविता लिखते हैं। यह कविता देश की राजनीतिक व्यवस्था पर जो है व्यंग किया गया है। यह कविता राजनीतिक व्यवस्था पर ही व्यंग किया गया है। राजनीतिक व्यवस्था जनता की रोटी से किस तरह से खेलती है, इस ओर यह कविता इंगित करती है। इस कविता में आप देखते हैं कि ये जो रोटी का जो जिक्र है, रोटी जीने की जो प्राथमिक ज़रूरत है, क्योंकि मनुष्य के लिए रोटी बहुत आवश्यक है, जनता के लिए रोटी बहुत आवश्यक है। इसकी जो प्राथमिकता, इसकी ज़रूरत पर यह बातें की गई हैं। आइए हम लोग देखते हैं, इसको देख सकते हैं। संक्षेप में देखें तो जो इनकी जो 3 कविता संग्रह है, धूमिल जी की 3 कविता संग्रह है। पहला जो है संसद से सड़क तक, जो 1972 इसमें प्रकाशित हुई थी। कल सुनना मुझे, जो 1976 में, और सुदामा पांडे का प्रजातंत्र 1984 ईस्वी में। तो इनकी कविता जो है रोटी और संसद, इसमें हम लोग बात करते हैं रोटी और संसद। यहाँ कवि प्रश्न करते हैं इस कविता में। अब देखिए, छोटी सी कविता है। इसमें एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वो सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ, यह तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। इसमें 3 वर्ग की बातें की गई है। इसमें 3 वर्ग की बातें की गई है, क्योंकि 3 वर्ग देख सकते हैं, निम्न वर्ग, मध्य वर्ग और उच्च वर्ग। इन तीनों वर्गों की बातें इस कविता के माध्यम से धूमिल जी ने की है। जैसे आप देखिए यहाँ पे कि एक आदमी जो है, जो रोटी बेलता है, ये निम्न वर्ग का आदमी है। ये जो है निम्न वर्ग का आदमी है, जो सिर्फ मेहनती वर्ग है। उनको रोटी नसीब नहीं होती है। सिर्फ वो मजदूर वर्ग, जो मेहनती वर्ग है, सिर्फ काम करता है, काम करता है, और वो रोटी बेलता है। उससे रोटी खाने की कभी नसीब नहीं है, कह सकते हैं। उनकी जो बेबसी, उनकी व्यवस्था, उनकी लाचारी अब समाज में देख सकते हैं। उसी की ओर कवि ने इशारा करने किया है। और एक आदमी रोटी खाता है और एक दूसरा आदमी जो है वो रोटी खाता है, तो वो कह सकते हैं कि जो मेहनती वर्ग जो है, मध्य वर्ग जो है, वो मेहनत भी करता है और रोटी भी खाता है। अर्थात वो कमाता है, खाता भी है। वो दूसरे जो मध्य वर्ग की बात हम उसमें देख सकते हैं। और एक तीसरा आदमी भी है, ये जो है उच्च वर्ग है। ये तीसरा आदमी जो है उच्च वर्ग का है, जो संपन्न वर्ग। तो जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, ये जो तीसरा आदमी है, वो न रोटी बेलता है न वो रोटी खाता है, वो सिर्फ रोटी से खेलता है। अर्थात सिर्फ पैसे से जो खेलने वाले, जो हमारे मंत्री, विधायक, हमारे सांसद जो भी हैं, बड़े जो अधिकारी हैं, वो सिर्फ रोटी पर खेलते हैं। वो पैसे का खेल करते हैं। कहीं न कहीं कभी उस ओर इशारा करना चाहते हैं। इसमें कभी कहते हैं कि मैं पूछता हूँ, यह तीसरा आदमी कौन है? ये कभी जानना चाहते हैं कि तीसरा आदमी कौन है, तो ये मेरे देश की संसद मौन है। तो यहाँ देश की संसद मौन है, क्योंकि यदि उसी से अब ये तीसरे आदमी की बात करें जो उसी वर्ग में आते हैं, क्योंकि हमारे सांसद, हमारे विधायक, बड़े अधिकारी, तमाम जो उच्च वर्ग के लोग हैं, जो किस तरह से पैसे पर खेलते हैं, जो रोटी पर खेलने की बात करते हैं, वो रोटी
ना बेलता है ना रोटी खाता है, वो सिर्फ रोटी से खेलता है। यदि उन्हीं से हम प्रश्न करें, उन्हीं वर्ग से प्रश्न करें, तो क्या वह जवाब देगा? बिल्कुल नहीं देगा। इसीलिए हमारे देश की संसद मौन है। इस कविता में आप देख सकते हैं किस तरह से तीनों वर्ग की व्यवस्था, दो वर्गों की व्यवस्था और एक जो वर्ग किस तरह से अपना आधिपत्य निम्न वर्ग पर कायम किए हुए हैं, और उनसे प्रश्न पूछने पर भी वह जवाब देना नहीं चाहते, वो मौन धारण किए हुए रहते हैं। इस बड़े मुद्दे को लेकर जो मैंने पहले ही आप लोगों को कहा कि यह जो एक कविता जो राजनीतिक व्यवस्था पर व्यंग की हुई कविता है, इनकी जो व्यवस्था, राजनीतिक जो व्यवस्था है उसी पर यह व्यंग की गई है, ये करारा व्यंग है। क्योंकि जनता की रोटी सबसे आवश्यक है, और ये राजनीतिक व्यवस्था किस तरह से जनता की रोटी से खेलती है, उनके उस पर किस तरह से अपनी षड्यंत्र बनाती है, ये षड्यंत्रकारी जो नीति है, इसी पर यह कविता लिखी गई है। उनकी षड्यंत्र पर ही प्रश्न चिन्ह उठाना चाहते हैं धूमिल जी, लेकिन उस पर वह जवाब देना नहीं चाहते, इसलिए वो मौन धारण किए हुए हैं। धन्यवाद, नमस्कार।